नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और एक बार फिर एक खास शख्सियत के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने। आपके जो सवाल हैं, आपकी जो दुविधाएं हैं, आपकी जो समस्याएं हैं और या आपके मन में जो भी चल रहा है, उन तमाम चीज़ों को हम जानते हैं, समझते हैं और उन्हीं बातों को लेकर इस बार मैं आ पहुंची हूं कैबिनेट मंत्री जो शिक्षा विभाग प्रदेश का एक बेहद अहम विभाग जो है वो उनके कंधे पर है और वो हैं सीमा त्रिखा जी। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत मैम पीटीसी न्यूज़ में। आपको राम राम और बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहली बार आप हमारे साथ हैं तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमें। और मुझे भी अच्छा लगा जी। और उसके बाद भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एकदम से लोकसभा चुनाव के बाद आपसे बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हैं आपके साथ करने के लिए। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगी आप, मुझे ये बताइए कि लोकसभा चुनावों पर मैं आपका अगर फीडबैक लेना चाहूँ या लोकसभा चुनावों के जो नतीजे हैं उसको आप किस तरह से देख रही हैं, क्या कहेंगी? मैं समझती हूँ कि दो बात बड़ी स्पष्ट होकर के निकल कर आई है। अगर हम हरियाणा का बेस लेते हैं, देखिए जनता ने जब 5 सीटें क्लियर कट दे दी और कुछ सीटों पर जो है मार्जिन की भी कमी भी रही लेकिन परसेंटेज बढ़ा और 5 सीट जो हैं कांग्रेस के पास है। एक बात तो पक्की है कि हरियाणा के लिए जो कहा जाता है ना कि हरियाणा की जनता दिल की बड़ी साफ और भोली है और जो भोला होता है उसे ही बहकाया भी जा सकता है। अच्छा। भ्रम में भी डाला जा सकता है। एक बहुत बड़ा भ्रम जो कांग्रेस लेकर के चली जनता के बीच में कि जैसे ही एक नारा लगा कि अब की बार 400 पार, तो कांग्रेस ने उसी लाइन को बेस बनाया और उसी लाइन को बेस बना करके कहीं वो उस समाज के तबके को जिसके लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम करती आ रही है, ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगी कि गरीबी हटाओ का नारा तो कांग्रेस के पूर्व नेताओं ने खूब दिया इस देश में, लेकिन हटा नहीं पाए। अच्छा। जनधन खाता तो तब भी खुल सकता था गरीबों के लिए जो मोदी जी ने खोला। उज्ज्वला योजना, फ्री गैस कनेक्शंस कांग्रेस के ज़माने में भी दिए जा सकते थे जो मोदी जी ने दिए। जीवन ज्योति योजना जो कमज़ोर वर्ग का लोग हैं उनका 1 रुपया महीने का लगता है और भगवान ना करे किसी दुर्घटना में चले जाएं तो उनके परिवार को 2 लाख की सहायता मिलती है। वो सिर्फ नारा देते रहे और मोदी जी करके देते रहे। ये बड़ा अंतर है दोनों की मानसिकता का जी। और क्योंकि मोदी जी ने जो कहा वही किया और कांग्रेस ने लोगों के मन में एक ये बात डालने में कामयाब हो गई कि यदि बीजेपी आ गई बड़े बहुमत से तो आरक्षण का विषय उन्होंने टच किया, जबकि आरक्षण का विषय मैं समझती हूँ कि अभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए है, जातिगत आरक्षण के लिए है। उसमें मोदी जी और मनोहर जी की जोड़ी ने जम करके उनकी सेवा का काम किया, पर फिर भी लोगों को बहका दिया गया कि भाई मतलब वही तो बात है, संविधान में छेड़छाड़ करेंगे और उस भावना को लोगों ने आत्मसात कर लिया कहीं ना कहीं। नहीं, मतलब बीजेपी के इतने सारे वादे और इतना काम सब कुछ, उनको ये सब कुछ नहीं दिखा और जो कांग्रेस ने बोला वो उनको मान गए। मैं एक बात समझती हूँ, देखिए जो आदमी परिवार में जीता है उसे मालूम है वो अगर दिन रात कहीं झूठ भी बोल रहा है ना तो वो सिर्फ पेट की वजह से बोल रहा होता है, उस रोटी की वजह से या औलाद की वजह से वो व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है। और जब आप किसी भी विषय को उसके आने वाली पीढ़ियों के उससे जोड़ दें आरक्षण से, तो आप उसे डरा करके आप उससे वोट ले रहे हैं, आप उसे बहका करके उसका वोट ले रहे हैं। वो जनता ने जो उस रास्ते पर चली गई वो जनता इन 5 सालों में देख लेगी कि मोदी जी ने कहाँ संविधान से छेड़छाड़ करने वाले हैं और कहाँ आरक्षण से। और हरियाणा के आदमी को तो वैसे भी जागरूक होना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में इकलौता हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसको मनोहर जी ने गरीबी रेखा 1,80,000 तक करी। बाकी पूरे देश में तो 1,20,000 है जी। ये जो 60,000 की खाई पाटी उन्होंने
तो मनोहर जी ने कोई नोटों की प्रिंटिंग मशीन तो हरियाणा में लगाई नहीं थी कि भाई मैं वहाँ से पैसा निकालूंगा, नोट छापेंगे और हम इन 60,000 का जो हमारा गैप है हम इसको दे देंगे। लेकिन उन्होंने जो एक ऑनलाइन व्यवस्थाएं खड़ी करी जिसमें बिचौलिए हटाए गए और उससे जो पैसा बचा जनता का, वही पैसा जनता में लौटाने का काम किया। इसी ऑनलाइन व्यवस्था का ही तो कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। पोर्टल सरकार, पोर्टल वाली सरकार, पोर्टल एक के बाद एक पोर्टल खोले जा रहे हैं, उसमें हो भी रहा है, जनता समझ भी पा रही है कि नहीं, ये इस बात से किसी को कोई सरोकार नहीं है, बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पोर्टल खोले जा रही है। मोदी और मनोहर राज में एक बात बहुत अच्छी हुई है, जो अच्छी बात हुई है वो मैं ये कहूँगी कि उसमें बिचौलिए और राजनीतिक लोग बेरोजगार हो गए। बाकी जनता को बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार मिला, पर ये जो बिचौलियों की भूमिका राजनीतिक लोग अदा किया करते थे और उनके जो साथ चलने वाले सो कॉल्ड उनके खास राइट एंड लेफ्ट हैंड जी, वो सब बेरोजगार कर दिए मोदी जी ने और मनोहर जी ने। अच्छा। तो फिर उसका असर कहीं तो दिखना था, क्योंकि वो लोग होते हैं जो बहकाने का काम करते हैं। अगर ऑनलाइन का फ़ायदा ना होता तो आज हर किसान अपनी फसल का ब्यौरा ऑनलाइन दे रहा है और उसे साथ के साथ ही उसका मुआवजा या जो कीमत है, जो उसकी सुविधा उसको मिल रही है। मतलब उसको लोगों को फ़ायदा मिला, लेकिन वो फ़ायदा जो है वो जनमत में, या यूं कहूं कि जब मतदान हुआ उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाया। यानी फ़ायदा हुआ लेकिन लोगों ने फिर भी इस फ़ायदे को मंजूर नहीं किया और आगे जाके बीजेपी का मैं इस चीज़ को और भी तरीके से लेती हूँ, हाँ। और भी तरीके से लेती हूँ। आप जैसे ऑनलाइन आपने जिसे हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र बोलते हैं, है ना, आज अगर 3,000 पेंशन है तो आज कोई भी किसी के हिस्से का अंगूठा लगा करके पेंशन नहीं लेके अपनी जेब में जा सकता। आज जिसके पास है उसके खाते में पहुंच रही है। लेकिन सबसे बड़ा विषय जो मुझे लगता है वो मुझे लगता है रिजर्वेशन का रहा। हरियाणा जो है ना मल्टीपल टैलेंट, और हरियाणा भारत का बड़ा इम्पोर्टेंट प्रदेश है। ठीक है। और क्योंकि राजधानी के चारों तरफ घिरा होने की वजह से कि हमने दिल्ली घेर रखी है, तो यहाँ पर नौकरियों के भी आयाम बहुत हैं और इसलिए एक किस्म का छोटा भारत भी बसता है हमारे पास। और इन्हीं नौकरियों पर ही तो कहीं ना कहीं कथित तौर पर जो विरोधियों का या विपक्षी पार्टियों का आरोप है बीजेपी पर कि नौकरी, पर्ची खर्ची, ये सब। हालांकि मनोहर लाल जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे, उन्होंने हमेशा ये दावा किया कि पर्ची खर्ची की जो सरकार चलती थी वो उन्होंने बंद कर दी। लेकिन हुड्डा जी हर एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या अभय चौटाला जी जब भी मीडिया से बात करते हैं, उन्होंने यही कहा कि बेरोजगारी, असंतोष, भ्रष्टाचार ये 10 सालों में जितना बढ़ा इतना पहले हरियाणा ने कभी नहीं देखा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए सही बात है कि मैंने कहा ना, मनोहर लाल जी ने नेताओं में असंतोष पैदा किया विपक्ष के, क्योंकि उन्हीं को बेरोजगार किया। अगर आप देखना चाहेंगे तो वो जो हर खड़े होके बोल देते हैं ना कि जी हम ये पोर्टल शोर्टल बंद कर देंगे, तो वो ये कहना चाहते हैं कि हम ईमानदारी बंद करके दोबारा से बेईमानी शुरू करा देंगे। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ कि 9.5 साल मनोहर लाल जी के जो निकले उसमें हम 90 विधायक हैं, 10 सांसद हैं, 5 राज्यसभा जी, तो कुल मिला के हम लोग 105 होते हैं। और भी 2-3 जोड़ लें जो हरियाणा से दूसरी तीसरी जगह से गए हुए हैं, हम 105-7 बन जाते हैं। ठीक है। ये पहले हरियाणा के स्वर्णिम 10 वर्ष होंगे जिसमें ये जिनका नाम मैं ले रही हूँ, इनमें से किसी भी व्यक्ति के ब्लड लाइन में किसी के बेटे और किसी की बेटी की सरकारी नौकरी नहीं लगी। नहीं तो मनोहर लाल जी के आने से पहले तो रिश्तेदारों की लगा करती थी या पैरोकारों की लगा करती थी। और अगर मैं बोलूं कि इन 105 लोगों में सिर्फ एक हमारी साथी विधायक के बच्चे की नौकरी लगी, और वो भी बीजेपी का नहीं है। अच्छा। वो भी हमारी पार्टी का नहीं है, वो भी किसी और पार्टी का है। मैं नाम नहीं लेना चाहती उस राजनीतिक दल का, ना उस विधायक का।
और हाउस में कभी बात हो, कोई भी बंदा बोल दे तो वो विधायक बड़ा परेशान हो जाता है। क्यों? तो वो खड़ा होकर यही बात बोलता, भाई तुम्हारा क्या इसमें योगदान, मेरे बच्चे ने पेपर पास किया, हो गया। तो हम भी यही बात कहते हैं कि सिफारिश नहीं, ना खर्ची ना पर्ची, काबिलियत। तो वो काबिलियत के बेस पर उनके बच्चों की नौकरी लगी, हमारे बच्चों की नहीं लगी। तो ये अपने आप में बड़ा उदाहरण है। तो मनोहर लाल जी ने राजनीतिक लोग और उनके पैरोकार दोनों बेरोजगार किए, इसलिए उन लोगों ने दुष्प्रचार करने का ठेका लिया। और उस दुष्प्रचार का नतीजा ये हुआ कि हिसार, सिरसा जैसी अहम सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी को गंवानी पड़ी हैं और वोट प्रतिशत सबसे बड़ा जो परसेंटेज ऑफ मतलब वोट शेयरिंग का है वो गिरा है, जो सबसे चिंता की बात है। और कांग्रेस का बड़ा है प्रदेश में। हम प्रदेश की ही बात करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा सरोकार प्रदेश से है। मैं एक और बात समझती हूँ कि देखिए, जब आप ज़िले अनुसार अगर आप देखना शुरू करें या आप लोकसभा अनुसार देखना शुरू करें, तो हर लोकसभा का अलग ही सिनेरियो है। किसी किसी लोकसभा में प्रदेश की पार्टी के लोग भी हावी हैं, वो भी कहीं ना कहीं वोट काटने और बांटने का काम उनके माध्यम से भी होता है। फिर किसी किसी जगह पर, अब मैं फरीदाबाद से आती हूँ जी, हमारे फरीदाबाद में जाति पाति को खास महत्व नहीं दिया जाता। वजह यह है कि जब 1947 में हिंदुस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय के हिंदुस्तान का हिस्सा जो पाकिस्तान में छूट गया, वहाँ से लोगों ने आके फरीदाबाद बसाया और उन्होंने अपने हाथों की मेहनत करके इसे एशिया के मैनचेस्टर का रुतबा दिलाया जी। तो यहाँ पर परिश्रम और मेहनत की कदर है और जाति को नहीं, हम नहीं देखते हैं इतना। लेकिन हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो बात ही जात पात से शुरू कर देता है कभी कभी किसी किसी खास चीज़ों में। तो उन चीज़ों का प्रभाव जहाँ जहाँ था, उन चीज़ों का भी असर देखने को मिला। जी जी जी। अच्छा, एक चीज़ और, जो बीच रणजीत चौटाला साहब ने भी ये बात कही है कि भीतर घातियों पर कार्रवाई की ज़रूरत है और उनको कुछ पता चला है कि ऐसे कुछ भीतर घाती हैं और ऐसे कुछ लोग हैं पार्टी से ही जिन्होंने कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। इस पर आपको क्या लगता है कि क्या ये हो सकता है जो रणजीत चौटाला जी ने कहा है? क्योंकि ये मुखर होकर सामने आ रही है कि बीजेपी के नुकसान के पीछे कहीं ना कहीं अपने ही लोग शामिल हैं। मैं ये बात समझती हूँ कि एक तो जो प्रत्याशी टेबल पर, मतलब जो पेशेंट लेटा होता है, वो बेहतर बता पाता ना कि दर्द कहाँ है और क्यों है जी। तो मैं इसलिए किसी भी प्रत्याशी की टिप्पणी पर मैं कमेंट कर नहीं पाऊंगी, लेकिन एक जनरल बात बोलती हूँ। हाँ जी। वो जनरल बात कहीं ना कहीं चौटाला से सहमति होती है। अगर आप इतिहास उठाएंगे और इतिहास की किताबें उठाएंगे, उन्हीं किताबों से जयचंद शब्द निकला जो आज तक खत्म नहीं हो पाया। और मैं तो रामायण को बहुत मानती हूँ, मैं उसी को फॉलो करती हूँ। और राम भगवान के 5 अनन्य भक्त बताए गए हैं, जो उनसे बड़ा कोई उनका भक्त नहीं है। जिसमें हनुमान जी का किरदार आता है तो उसी में विभीषण का आता है। और मैं भी, जितनी मेरी उम्र है और जितना मैं घूमी हूँ, अनन्य भक्ति के बावजूद भी मैंने किसी के घर में विभीषण नाम नहीं देखा। तो ये जो किरदार हैं, ये जब तक धरती रहेगी ये तब तक कायम रहेंगे जी। और उन किरदारों से निपटना कैसे है, वो कुछ कला खुद में आनी चाहिए, कुछ ईश्वर की देन होती है और कुछ समाज जुड़ता है। जी 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 जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा हटके प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बात करना चाहूँगी। आपने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ भी सालों आपका अनुभव रहा है और अभी नायब सैनी जी भी हैं मुख्यमंत्री और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप, अगर मैं दोनों मुख्यमंत्रियों को सामने रखूं, आपको क्या लग रहा है कि मनोहर लाल जी या नायब सैनी जी, किसे आप बेहतर मुख्यमंत्री, प्रदेश का नायक कहेंगी? मैं जहाँ तक आदरणीय मनोहर लाल जी और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि जैसे मैंने भी आदरणीय मनोहर लाल जी के शिष्य के रूप में काम करना शुरू किया, तो नायब सिंह सैनी जी भी उनके अर्जुन हैं। बिल्कुल
ठीक है। जी जी जी। और हर गुरु को खुशी होती है, गुरु और पिता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा शिष्य मेरे से आगे का कीर्तिमान स्थापित करे। तो मैं ये समझती हूँ कि नायब सिंह सैनी जी को जो ये जगह दी गई, वो भी आदरणीय मनोहर लाल जी उसमें बहुत बड़ा एक हमारा कारण बने। और मैं समझती हूँ कि जो उन्होंने ये जगह दी तो उन्होंने बहुत कुछ सोच समझ करके दी होगी कि ये नए कीर्तिमान ये स्थापित करने के लायक है और ये आगे बढ़ेंगे भी और करेंगे भी। 90 दिन का समय है, 90 दिन में एक चुनाव लड़ चुके हैं और आने वाले दूसरी चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल उसी पर तो और आना था। जी जी। पूरे प्रदेश में दोनों की जोड़ी लोकसभा चुनावों की रैलियां करते करते हर जगह घूमी दौड़ी, गलों में से आवाज निकलनी बंद हो गई। जी। तो ये एक जो गुरु शिष्य का कॉम्बिनेशन है, ये आपको भाजपा में देखने का मिलेगा। बाकी पार्टियों में तो पिता पुत्र कॉम्बिनेशन मिलते हैं। हम लोग मैं पिता पुत्र, हरियाणा में भी पिता पुत्र कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, लेकिन अकेली भाजपा है जिसमें पिता पुत्र नहीं है। इसमें गुरु शिष्य परंपरा को हम फॉलो करते हैं। इसमें आपको द्रोणाचार्य और अर्जुन मिलेंगे, इसमें आपको सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसमें कहीं ब्लड लाइन का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि नायब सिंह सैनी जी अपने नाम के अनुसार उन्होंने मनोहर हरियाणा दिया और ये नायाब हरियाणा का आज इनका, मैं सोचती हूँ कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने उसका बीज का जो एक रोपण करना होता उन्होंने कर दिया हरियाणा में। जैसे आप कह रही हैं गुरु शिष्य, यानी एक अद्भुत ये रिश्ता है, लेकिन आप गुरु शिष्य बोल रही हैं, लेकिन कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टियां बोल रही हैं कि अभी जब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद का मैं बता रही हूँ कि खास तौर पर कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टियां भी वो कहते थे दरअसल मुख्यमंत्री अभी भी मनोहर लाल जी ही हैं, ये तो सिर्फ चेहरा है जो सामने है, पीछे जो सारा का सारा काम है या पीछे जो तमाम आदेश निर्देश और चीज़ें हो रही हैं वो मनोहर लाल जी की तरफ से हो रही हैं, तो वो एक कठपुतली हैं। तो इस तरह से कहा जाना आपको कितना सही लग रहा है? नहीं, मैं इसमें दूसरी बात जोड़ना चाहूँगी। हाँ। उन्होंने काले रंग का चश्मा पहन रखा है, उनको काला, किन्होंने? सामने जो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं। अच्छा। उनको काला काला दिख रहा है। यही हमारा और बाकी पार्टियों का फर्क है कि बीजेपी को क्यों डिसिप्लिन्ड पार्टी कहा जाता है, क्यों कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि एक दिन अचानक से फरमान आता है, एक दिन पहले तो प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी बात करते हैं। हाँ। और अगले दिन हमारे मुख्यमंत्री रिजाइन दे देते हैं। बाकी पार्टियों में तो कोई नॉमिनेट हो जाए, ये तो चुनाव लड़ कर के आए फिर मुख्यमंत्री बने, तो बाकी पार्टियों में तो कोई नॉमिनेट हो जाए ना, पंच भी, तो वो इस्तीफा नहीं देता। ये तो बहुत बड़ी बात है और मैं समझती हूँ। लेकिन अब तो कहा जा रहा है शायद इसलिए था क्योंकि ये था कि लोकसभा सीट के लिए वो चुनाव लड़ेंगे और उसके लिए मतलब उनकी प्लानिंग ही कुछ और थी, केंद्र की तरफ से मनोहर लाल जी ये भी बात मान ली। हाँ। तो इसका मतलब है, आपको कानों कान खबर नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि बीजेपी जो करती है वो बहुत दुरुस्त तरीके से करती है। और दूसरी बात, कुछ भी कह लें कि बड़े घर में गए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर वो खुद सबसे बड़े थे जी, है ना। तो लेकिन अगले ने एक सेकंड में मोह त्यागा, और मैं तो बड़ा फक्र महसूस करती हूँ और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि शायद मेरे साथ किन लोगों की दुआएं हैं कि जो मुझे मनोहर लाल जी के सानिध्य में काम करने का मौका मिला। कि बहुत संतों से भी मेरे को नमस्कार करने का मौका मिला। मैंने आज तक कोई जनप्रतिनिधि देश भर का नहीं देखा कि जिसने अपना सर्वस्व दान करके प्रधानमंत्री के खाते में जीवित दे दिया हो। आदरणीय मनोहर लाल जी का उदाहरण क्या कोई देश में कोई और है? अभी तो बाकी सब तो अपनी पीढ़ियों के लिए माल संजोने में लगे रहते हैं। जी अच्छा, अब हम थोड़े सा आपके विभाग के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं, चूंकि फरीदाबाद का जो इलाका है वो आपका इलाका है, आपका गढ़ है, आप सालों से उसको करीब से देख रही हैं, वहाँ की जनता आपको करीब से देख रही है, तो थोड़ा पहले उसकी बात कर लेते हैं। वहाँ फरीदाबाद और ये जो बल्लभगढ़, ये जो पूरा इलाका है, कहीं ना कहीं वहाँ की जनता में, ख़ास तौर पर जब मैं खुद वहाँ गई थी
और मैंने भी महसूस किया था, मैंने उद्योग मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनसे बात की थी, उनमें कहीं ना कहीं अभी भी असंतोष है कि जिस तरह से उनको सरकार की तरफ से मदद चाहिए थी, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, बुनियादी सुविधाएं हो, वो नहीं मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या उस क्षेत्र में अभी भी सरकार की तरफ से काम किया जाना बाकी है, और उसमें आप किस तरह से योगदान दे सकती हैं? मैं ये समझती हूँ कि हमारे प्रदेश को 10 साल पीछे के बिजली के नाते से जो 10 साल पहले का हरियाणा था, अगर उसके 10 दिन भी दे दिए जाएं, अच्छा, तो आज लोग जो है ना मतलब चिल्लाने को लगेंगे। वजह ये है, जब 9.5 साल आपकी बिजली नहीं कटी, पावर कट नहीं लगे, तब बिजली आती कम थी और जाती ज़्यादा थी। अच्छा। और अगर वो दिन याद दिलाने हो तो सिर्फ 10 दिन का रिमाइंडर देना है कि 10 दिन एक बारी फिर पुराने वाला हरियाणा दिखाते हैं। अच्छा, मतलब आपके मुताबिक अब स्थितियां जो है वो पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हैं। अब हरियाणा में कहाँ है पावर कट? पावर कट नहीं है। देखो, लोकल फॉल्ट हो सकता है, ट्रांसफार्मर फॉल्ट हो सकता है, इंडस्ट्रीज की बात कर रही हूँ मैं इंडस्ट्री पे भी बात कर रही हूँ हाँ। कि उनके लिए भी पावर कट तो उनके लिए ही लगता था। तो वो आज तो कहीं पर भी नहीं है। जब से मनोहर जी ने बागडोर संभाली थी तो उन्होंने बिजली तो प्रॉफिट में चली गई हमारी, जो कभी इतना लॉस का महकमा हुआ करता था। आज मैं मेरी विधानसभा की अगर बात करूं, मेरे शहर की तो अभी मैंने गिनती नहीं करी, मेरी अपनी विधानसभा में 4 बिजली के नए सब स्टेशन हमने बना दिए। एक हमने सबसे बड़ा बनाया 46 सेक्टर में। अच्छा। और उससे छोटा हमने बनाया 21 सेक्टर में, जो 66 केवी का है। वो 66 केवी से बड़ा है। अच्छा। और एक हमारा सूरजकुंड में वर्क इन प्रोग्रेस है। अच्छा। एक हमने ग्रीनफील्ड में बनाया है। अच्छा। तो 4 सब स्टेशन तो बडकल विधानसभा में बन गए। तो ये सब स्टेशन बनना भी देखिए ना कि अपने 10 साल के ये गिनवाए कहाँ बने। तो मैं नहीं समझती हूँ, ये बात मैं मानती हूँ कि मदर यूनिट्स, इंडस्ट्री के यूनिट्स आने चाहिए। अभी मारुति का एक बहुत बड़ा यूनिट जो खरखोदा में, सोनीपत में अभी हमने करा शुरू। और दूसरी चीज़ क्या है कि कुछ चीज़ों में हम सबको समझना होगा। हम लोग क्योंकि दिल्ली के साथ लगते हैं जी, और बिल्कुल राजधानी के बिल्कुल साथ हैं, और आज राजधानी के साथ रहने से और डेवलपमेंट होने से ज़मीनों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ठीक है। जो कि अक्सर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी सरकार प्रयासरत है, बहुत सारे MOU साइन भी हुए हैं और विदेशी लोग भी इन्वेस्ट करने को आगे आए हैं। तो ऐसा नहीं है। अच्छा। पर वो दिक्कत यही है ना, क्योंकि इनके लिए बेरोजगारी है, तो वो अपनी बेरोजगारी को रोते हैं, दूसरे को नहीं। जी जी। अच्छा, अब हम शिक्षा विभाग की बात कर लेते हैं। एक बहुत अहम जिम्मेदारी चूंकि आपके पास है, और इससे पहले हालांकि कंवरपाल जी पूरी तरह से शिक्षा विभाग मतलब शिक्षा मंत्री ज़रूर थे, लेकिन हायर एजुकेशन और इन सब का मसला अलग अलग था। तो अब आपको विरासत में या उनसे अगर मैं कहूँ क्या मिला, और इसको आप किस तरह से आगे बढ़ाना चाहेंगी, और आपको क्या लगता है कि इस विभाग में और अभी क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है जो पिछले सालों में नहीं हुआ है, या फिर आप संतुष्ट हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम हुआ है अभी? नहीं, मैं तो 2 बात जानती हूँ कि टीम लीडर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जी। हरियाणा के टीम लीडर के नाते ये जिम्मेवारी गई आदरणीय मनोहर लाल जी पे, और मनोहर लाल जी ने इसको 14 वाली बारी में दिया श्री रामविलास जी को, और दूसरी बारी में ये जिम्मेवारी दी गई कंवरपाल जी को। और मैं सोचती हूँ हमारे टीम लीडर की दूरदृष्टि की वजह से टीचर ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी 6 महीने के अंदर बनकर लागू की गई। अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, और जिसको देश के प्रधानमंत्री ने सराहा और बहुत सारे राज्यों के लोग इसे स्टडी करने आए। ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि काम बहुत अच्छे हुए। फिर उसके बाद में बेटियों के लिए कॉलेज और बेटों के लिए भी हर ज़िले में कॉलेज की व्यवस्था उचित हो, स्कूल को भी इन नज़रियों से देखा गया, और स्कूलों के लिए भी बहुत अच्छे काम किए गए। मॉडल संस्कृति स्कूल हम लेकर के आए, जो कि एक आम घर के बच्चे को CBSE से बिल्कुल नॉमिनल पैसों से
शिक्षा के साथ जोड़ करके पूरा उसको कंप्लीट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कोरोना चला जी जी, तो कोरोना में आप देखिए कि टैबलेट का वितरण जो किया गया हमारी तरफ से, और जो टैबलेट बांटे गए, हरियाणा पहला प्रदेश था जिसने टैबलेट्स बांटे और बच्चों तक पहुंचाए गए, और आज भी बच्चे उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छे काम हुए, मैं मानती हूँ। और लेकिन एक बात ये होती है कि सैचुरेशन कभी नहीं बननी चाहिए। अगर सैचुरेशन बन जाएगी वो तो काम रुक जाएंगे। तो काम तो निरंतर बढ़ते चले जाने चाहिए। जैसे मैंने मीटिंग ली थी, तो मैंने इनसे कहा कि एक काम किया जाए, जो हमारी 10 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं और जो फर्दर इन प्रोग्रेस हैं और जो रिमोट एरियाज में भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जिन पर काम किए जाने की जरूरत है, नहीं, जो टू बी प्रपोज्ड हैं, जो अभी चल रही हैं, इन सब के अंदर एक चीज कंपलसरी करी जाए कि इन सारी बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर सिस्टम लगाया जाए कि हमारे को बिजली का बिल नहीं देना। बिल्कुल ठीक। ओवरहेड्स खत्म करें हम, और जहां हम ओवरहेड्स खत्म करेंगे वहां हम कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी को भी ढंग से यूज कर पाएंगे, और अपने देश के प्रधानमंत्री के मिशन को भी हम बल देंगे। उसे हम अपनी सरकारी बिल्डिंग से शुरू करें। मैं ये समझती हूँ कि कम से कम साल में 2 बार एक हमें स्टूडेंट कैरियर काउंसलिंग सेमिनार रखने चाहिए। वो हर सिस्टम में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। 9वीं के बाद से ऊपर तक ये चलने चाहिए। और एक मैं समझती हूँ कि पेरेंट टीचर इंटरेक्शन सेशंस होने चाहिए, जो आज इसलिए ज़रूरी हैं कि जो अभावग्रस्त है वो तो लोगों के घर में कपड़े धो के या सफ़ेदी करने में अपना समय दे रहे हैं, और बच्चे का उतना समय नहीं दे पाते। और जो अति में हैं, जिन पर बहुत है, वो क्योंकि बहुत अच्छी जगह सैलरीड हैं या अपना बिजनेस देख रहे हैं, तो वो इस वजह से समय नहीं दे पाते। तो एक टीचर पेरेंट और स्टूडेंट इंटरेक्शन ज़रूर होना चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके लिए भी आज हमें क्लास लेने की आवश्यकता है। और एक हमारा डिपार्टमेंट है चाहे, और पेरेंट्स भी हैं, मैं कहती हूँ एक सेमिनार हमारा स्पिरिचुअल ओवरहॉलिंग का भी होना चाहिए। अच्छा, स्पिरिचुअल ओवरहॉलिंग इसलिए ज़रूरी है, आदमी जब काम करता है वो टाइप्ड हो जाता है कि मेरे 8 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, मेरे को 7 बजे, हाँ, वो चीज़ उसकी कहीं ब्रेक होनी चाहिए। नई ऑक्सीजन, नई ऊर्जा, नई एनर्जी, इन सब को लेकर के आगे बढ़े। और फिर एक और चीज़ है, पीस तो सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए, और उसका रास्ता तलाशना। मैं खुद भी टीचिंग में रही हूँ, मुझे पता है कि सुबह 4 बजे उठ के सारे घर का ब्रेकफास्ट बना करके, और टाइम से आपको ऑटो, बस, जो भी आपका माध्यम है जाने का, और फिर पूरे रास्ते घर में जो जले ना जले, पर रास्ते में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। टीचर की लाइफ बहुत मीठी भी है, और मतलब जिसे कहते हैं ना, मेहनत वाली है, मेहनत वाली है। बिल्कुल ठीक। तो कुछ चीज़ें हमें इनोवेटिव और अलग अलग निकालनी चाहिए कि जो भीड़ से हट करके हों। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको उस मुकाम तक लेकर के जाएं। जी जी। एक बस आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम की भी कमी है हमारे पास। एक तो ये जो नीट वाला जो मामला, अभी ये जो घोटाला, आपको पता ही है कि क्या चल रहा है, और धांधली की बात इतनी, और बहुत बड़े स्तर पर ये एक नेशनल इशू या नेशनल एक बोल सकते हैं कि खबर बन चुकी है। अगर ये अभी सुप्रीम कोर्ट तक बात जा चुकी है, और अगर ये बात, आपको क्या लगता है, अगर ये बात साबित हो जाती है कि सच में धांधली हुई है, घोटाला हुआ है, तो क्या प्रदेश सरकार के लिए ये कोई एक कह सकते हैं ना कि एक चुनौती बन सकती है आगे जाकर? विधानसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में सरकार को इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना, और अगर ऐसा है तो सरकार के पास क्या योजना है इसको? देखिए, राजनीति में हर दिन हर इशू चुनौती होता है। राजनीति में अगर आप अधिक सफल हो गए तो आपके लिए चुनौती है कि आप वहीं मेंटेन करें। उसको मेंटेन करना भी चुनौती है, जीत जाना ही काफ़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल, है ना। और मैं समझती हूँ कि अगर इसमें कोई घोटाला साबित होता है तो हमें सबसे पहले न्याय के पक्ष में काम करना चाहिए, और वो न्याय हमारा निश्चित रूप से
बच्चों के भविष्य को लेकर के होना चाहिए। प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है, आपसे कोई चूक या गलती हो जाए तो आपको उसको स्वीकार करने में कभी भी शर्म और गुरेज नहीं करना चाहिए। जब आप उसे स्वीकार करते हैं तभी आप उसे इम्प्रूव कर पाते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। और अगर ऐसा कुछ भी निकलता है तो उसकी निश्चित रूप से छानबीन भी होगी और जो जिम्मेवार होंगे, अकाउंटेबल होंगे, कार्रवाई भी होगी कानून के मुताबिक, और सारा कुछ देखा जाएगा। पर बीते कुछ वर्षों में जी एक चीज़ जो मैंने क्या सभी ने नोटिस करी कि हम 0.2 मार्क्स से भी रह जाते हैं, और कंपटीशन हमारा इतना ज़बरदस्त हो चुका है कि एक बच्चा 97.6 मार्क ला रहा है और एक बच्चा 96.8 मार्क ला रहा है, तो वो 0.8 वाले को जगह मिल रही है, 0.6 वाले को नहीं मिल रही है, जबकि 0.5 के बाद में राउंड कर दो तो सारे नेक्स्ट डिजिट पे चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हमारी बनी हुई है, मैं सोचती हूँ इसकी भी रोकथाम लगनी चाहिए, इसकी भी व्यवस्था थोड़ी बदलनी बच्चों में चाहिए। फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आ जाती है इसकी बच्चों वजह में से। आ जाती है। फिर पेरेंट्स जो हैं, मुझे लगता है, मैं खुद टीचर थी तो मैं बोलती थी कि भाई अगर ये बच्चा मैथ्स में वीक है तो हो सकता है ये अपने बिहेवियर में सबसे अच्छा, वो 98% वाले के ऐसा नहीं है। आपके पास कुल मिला के तो 100 ही है, पर वो 100 में स्कोर कहाँ कितने वो देखना बड़ा जरूरी है, और चलना भी हमें उसी के मुताबिक चाहिए। बिल्कुल। तो नीट का भी वैसे गजब ही हो गया ये भी काम जो है कि भाई इतने नंबर आना और जगह ना मिल पाना। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, हालांकि बिल्कुल इससे हटके है, हम दिल्ली की तरफ थोड़ा चलेंगे। कल जो जल मंत्री हैं दिल्ली की, आतिशी, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने प्रेस वार्ता करके सीधे सीधे हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए। वो सीधे सीधे ये कह रही हैं कि दिल्ली में चूंकि पानी की बहुत ज़्यादा आजकल किल्लत चली, अलग अलग जगहों पे, हमारे पास भी खबरें आ रही हैं। उनका ये आरोप है कि हरियाणा सरकार जो है वो जानबूझ के और बिल्कुल जिसे बोलते हैं डेलिबरेटली, उन्होंने ऐसे ही बोला है, दिल्ली को पानी की सप्लाई कम कर रही है या नहीं दे रही है, या जितना देना चाहिए जो एक तय मापदंड है उससे कम दिया जा रहा है, और ये जानबूझकर किया जा रहा है। और अब दिल्ली की जनता हरियाणा सरकार की इस मंशा को समझ चुकी है। तो आप इस आरोप को, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप है, कि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हिमाचल सरकार उसमें राजी है, वो सिर्फ इतना चाहती है कि हरियाणा, चूंकि ये पानी जाएगा वाया हरियाणा सरकार इसमें बाधा बन रही है। क्या कहेंगे आप? मैं आतिशी जी को ना बहुत अच्छी और इंटेलिजेंट लीडर मानती हूँ, और पर वो अपने नाम के अनुरूप है, थोड़ी आतिशी ज़्यादा ही है। अच्छा। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि पानी का विषय जो है ना वो मेरा और तेरा नहीं है, पानी का विषय हमारा है जी। एक तो इस चीज़ से बाहर निकलने की आवश्यकता है। दूसरी, पानी के लिए हमें, जैसे याद होगा जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात होती थी, 1947 के फ्रीडम मूवमेंट की बात होती थी। तो आज वाटर मूवमेंट और वाटर रेवोल्यूशन चाहिए इंडिया को, बिल्कुल इंडिया को चाहिए। और क्या हम अपनी स्टेट में, हर ज़िले में, हर विधानसभा में, हर वार्ड में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ कर रहे हैं? ये हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं हर जगह एक बात बोलती हूँ, आज हम अपने बड़ों के श्राद्ध करते हैं तो हम पानी का लोटा लेकर के बैठते हैं। जब तक हमारी बारी आएगी तब कैंपा की बोतल रखेंगे हमारे बच्चे, क्योंकि पानी होगा या नहीं होगा। हमें हमारे पूर्वजों से जितना मिला हमने उसको आगे बढ़ाया नहीं है, हमने उसको कम किया है। एक तो इसके ऊपर मेरा तेरा छोड़ करके हमारा विषय लेकर के हमें इसको आगे बढ़ाना है। उसमें सभी लोग शामिल हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पूरा भारत शामिल है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आज हर टीवी चैनल का बहुत बड़ा विषय है। एक बात मैं जोड़ती हूँ आतिशी जी के बात से, हम सदियों से हरियाणा लड़ रहा है पंजाब से जी पानी के लिए, जी SYL के लिए। बिल्कुल। अगर आप बाबा साहेब की तस्वीर लगा लेते हैं
अपने ऑफिस में, आप भगत सिंह जी को जगह देते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर ना तो आप में बाबा साहेब का किरदार आया और ना भगत सिंह जी का आया। आज तक आप पंजाब से, आप ही की सरकार है, आप ही मुख्यमंत्री हैं, तो पानी का SYL का क्यों ना पूरा करके दे सके हमें, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। बाबा साहेब ने तो सबको समान अधिकार देने की बात करी। उन्होंने जो शोषित है उसको पहले पूछने की बात करी। जब शोषित को पहले पूछना है तो ज़रूरत तो सभी की है। और दूसरी बात, भगत सिंह जी ने तो खुद की शहादत दे दी थी, तो आम आदमी पार्टी तो दूसरों की शहादत लेने पे आमादा है, चाहे आप दिल्ली देख लें और चाहे आप पंजाब देख लें। तो मेरा तो ये सोच है कि मैं भी खुद को भी उसमें शामिल कर रही हूँ कि मेरे तेरे से निकल करके हमारी बात करें और हम बन करके आने वाली जनरेशन्स के लिए हमें सबको मिलकर एकजुट होकर के काम करना है। अब भारत को एक वाटर रेवोल्यूशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और जिसमें मैं सोचती हूँ जितने हमारे मीडिया हाउसेस हैं, इनको भी, जैसे आपकी डिबेट चैनल्स होती हैं या आपको स्पेशल 15 मिनट्स 25 मिनट्स का एक प्रोग्राम जो है ना, पानी के विषय को लेकर के बहुत ज़रूरत है, लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, वो तो खैर हम लोग की तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश होती ही रहती है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त जो है हमें दिया और तमाम जो हमारे सवाल थे उस पर बिल्कुल बेबाकी से और पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो ये थी सीमा त्रिखा जी, जिन्होंने न सिर्फ अपना विभाग बल्कि लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव से लेकर जल के मुद्दे पर और तमाम मुद्दों पर PTC न्यूज़ के तमाम सवालों के जवाब दिए। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ फिर से हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।